Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today we'll be discussing a very important thing with you, that is paper 2 of CAPF 2022, and this will be a series and there will be a number of videos. In the first video we'll be discussing a one particular essay topic और उसके बाद सभी वीडियोस में हम डिफरेंट essay topics, रिपोर्ट्स और आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपके डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली CAPF 2022 का जो आपका पेपर 2 का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस बार, क्योंकि करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन थे. जहाँ तक हमने देखा है आपके प्राइस राइज की बात होगी, जैसे उसके कॉजेज़, उसके रीज़न, उसके इफेक्ट, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट. यूएन रिफॉर्म पे सबको पता था, एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन आएगा. और एनवायरनमेंट से हर बार क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार दे डेलिबरेटली आस्क्ड ऑन द एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो उस पर भी हमने डिस्कशन किया था एंडेंजर्ड स्पीसीज से. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, बट दे स्पेसिफिकली आस्क्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट. और उसके बाद उन्होंने फेलो फीलिंग वाली जो एक आपसे एक रिपोर्ट पूछी थी, दैट इज़ ऑल्सो अ बिट टुगेदर, थोड़ी सी अलग थी वो फेलो फीलिंग वाली जो पर्टिकुलर रिपोर्ट थी. बट फिर भी आप सभी ने अगर टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा तो आई थिंक वो सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी, राइट. एक बहुत अच्छा टॉपिक था, दैट इज़ जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था. क्वेश्चन था The Indian armed forces are a combination of strategic thinking and timely action. If anybody can tell me कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा यूपीएससी ने, क्या इसके पीछे रीजंस है? बिकॉज विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट कोई भी अगर मेजर इशू नहीं होता है तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है. प्राइस राइज, इन्फ्लेशन था, वी डिड शेयर सम पोस्ट विद यू, मैंने इस पर पूरा राइटअप भी दिया था आपको प्राइस राइज वाले पे, ठीक है. एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस पे हमने मॉडर्नाइजेशन की बात की है, वीमेंस का उसमें रोल बताया हमने, कमांडिंग रोल के बारे में उनकी बात की है, ठीक है. वीमेन को हमने होलिस्टिकली डील किया है, वीमेन को, तो वो एक छोटा सा पार्ट था आर्म्ड फोर्सेज वाला. वीमेन को हमने इतना होलिस्टिकली डील किया है, उसमें आर्म्ड फोर्सेज का उनका क्या क्या रोल है वो भी हमने डिस्कस किया है, राइट. कमांडिंग रोल उनको दिया जा रहा है या नहीं, ये सभी चीज़ें हमने बात की थी, ठीक है. तो ये एक वीमेन पे था टॉपिक, दैट इज़ ए वीमेन स्पेसिफिक टॉपिक. अगर आप सोचते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस पे टॉपिक था, नहीं, सेंट्रल थीम है इसकी वीमेन, उससे ही आपको रिलेट करना था, राइट. तो आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन. प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी कीवर्ड्स डू यू सी इन दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक. कितने कीवर्ड्स है इसमें? जैसे हम बात करते हैं हमारे, जब हम पेपर 2 के कोर्स में, तो पेपर 2 के कोर्स में हम सिखाते हैं कि जो आपका सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने से पहले यू नीड टू सी द पर्टिकुलर कीवर्ड्स गिवन इन द टॉपिक. 3 कीवर्ड है इसमें, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पहला, दूसरा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, तीसरा आपका टाइमली एक्शन. तो 3 कीवर्ड है इसमें. तीनों कीवर्ड को आपको यूज़ करना होगा, यूटिलाइज करना होगा, और उसके रिस्पेक्ट में ही आपको सोचना होगा, जब भी आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. कब इंडियन आर्म फोर्सेस ने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई, कब टाइमली एक्शन दिखाया, ठीक है, जब टाइमली एक्शन की ज़रूरत थी. प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कब की, ठीक है, स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक कब की, बालाकोट स्ट्राइक कब की, राइट. इस तरह की चीज़ें, ठीक है. 1970 वॉर के दौरान इंडियन आर्मी ने कैसे कैसे उसको कैरिड आउट किया, उस पर्टिकुलर वॉर को, ठीक है. कैसे 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो पाकिस्तान के, वो हमारे अंडर आए, ठीक है. दिस ऑल थिंग टेल्स अबाउट द इंडिया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, राइट. सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे इसमें दिखती है इस वाले टॉपिक में, वो ये है कि ऑल ऑफ यू नो, आई बिलीव कि सबको पता होगा गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था. गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने वहाँ पे क्या अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई, क्या टाइमली एक्शन दिखाया, किस किस ने उसमें पार्टिसिपेशन किया. इंडियन आर्मी ने वहाँ पे, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द टैंक्स देयर, ठीक है. अर्जुन मेन बैटल टैंक वहाँ पे आपको दिख रहा था. इंडियन एयरफोर्स आपको वहाँ पे दिख रही थी पेट्रोलिंग करती हुई, मतलब एयर रेड भी कर रही थी इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे. C-17 बॉम्बर और एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही थी वहाँ पे. सो एक कल्मिनेशन था इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, ठीक है. वहाँ पे फाइटर्स थे, बहुत सारी चीज़, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. वहाँ पे लॉजिस्टिक बहुत अच्छा काम किया, लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक. उसके बाद आप बात करेंगे वहाँ पे टाइमली एक्शन क्या लिया गया. एक और टाइमली एक्शन था, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, जहाँ पे पेंगोंग लेक के साथ में एक और आपकी कैलाश रेंज है, जो कैलाश रेंज के ऊपर एक हिल का नाम है, दैट इज़ ब्लैक टॉप. आप सभी को पता होगा इंडियन आर्मी हैड अचीव्ड वन पर्टिकुलर टैक्टिकल गेन बाय एक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर ब्लैक टॉप.
वहाँ पे कौन सी इंडियन आर्मी की फोर्स गई थी? वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी बोलते हैं उसको, एस्टेब्लिशमेंट 22 आपको पता है, उसको SFF भी बोलते हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, विकास रेजिमेंट भी बोलते हैं उसको, विकास बटालियन भी बोलते हैं। इंडियन आर्मी के अंडर डिफरेंट नेम से जानी जाती है, ठीक है, इसका ओरिजिन देखेंगे आप। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आती है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, वहाँ उसका पूरा लेखा जोखा इसका सब कुछ देखा जाता है, इसको डिसीजन वहीं से मिलते हैं, ठीक है, वहीं से इनको पर्टिकुलर ऑपरेशन डिटेल सभी चीज़ें वहाँ से मिलती है। तो ये देखते हैं हम। इसके बाद यू विल सी कि आई हैव डिकोडेड दिस पर्टिकुलर एसे टॉपिक। क्या क्या इस चीज़ में, इस टॉपिक्स में आप क्या क्या लिख सकते थे इस वाले टॉपिक में? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है क्या? क्या ये सिंगल इंडियन आर्मी है? क्या ये सिर्फ नेवी है? क्या ये एयरफोर्स है? या कि केवल ये 3 फोर्स ही हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? तो आपको पता होना चाहिए ये आर्म्ड फोर्सेस है, दिस इज़ नॉट अ डिफेंस फोर्स। डिफेंस की बात आती तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होता, आर्म्ड फोर्स की बात आएगी तो यहाँ पे मिलिट्री फोर्स भी होगी, आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी होगी, ठीक है, आपकी SSF जो आपकी जो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी बोलते हैं, उसके साथ आप देखेंगे इंटर सर्विस कमांड्स एंड इंस्टीट्यूशन। आपको पता है जो आपकी न्यूक्लियर वॉरहेड की डिलीवरी के लिए जो होती है स्पेशल एक फोर्स होती है डेडिकेटेड, वो भी इसमें आता है। इंटर सर्विस कमांड्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये सभी आपकी किस में आती है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू आई थिंक इसको समझने में? अब दिखाना है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कैसे कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का, कब ये आर्म्ड फोर्सेस एक साथ काम किया इन्होंने, ठीक है। आप बता सकते हैं पाकिस्तान के साथ जब हमारा वॉर हुआ था ड्यूरिंग 1965 के वॉर के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे BSF ने वहाँ पे काम किया विद द इंडियन आर्मी, विद द इंडियन एयरफोर्स, कैसे BSF ने वहाँ पे काम किया, राइट। CRPF ने वहाँ पे कैसे काम किया, राइट। CRPF ने अगर आप बात करेंगे तो चाइना पे, तो 1962 के दौरान CRPF ने भी वहाँ पे काम किया है, राइट। तो ये सभी चीज़ें आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, टाइमली एक्शन कैसे था। अब हम 2 कीवर्ड्स इनकी नीड को फुलफिल करेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। पहले मैं बात करूँगा टाइमली एक्शन की, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी इज अ वर्ड, बिगर वर्ड है स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक बड़े लेवल पे हम देखते हैं स्ट्रेटेजी को। पहले देखते हैं टाइमली एक्शन, कहाँ कहाँ पे हमने टाइमली एक्शन दिया। ऑल ऑफ यू शुड नो दैट प्रीएम्प्टिव, जो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, आपको पता है जब पठानकोट जो आपका पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद वी डिड अ बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, सबको पता है वो क्या था, प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक। टाइमली एक्शन हमने लिया, पुलवामा अटैक होते ही उसके 2 या 3 दिन के बाद वी कैरिड आउट अ बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जब उरी अटैक हुआ था तो वी डिड कैरिड आउट अ सर्जिकल स्ट्राइक 2016, दैट वाज आल्सो टाइमली एक्शन, वो भी प्रीएम्प्टिव था। रिपोर्ट्स थी, इंटेलिजेंस थी कि देयर आर सम टेररिस्ट लॉन्च पैड अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, वहाँ पे हमने कैरिड आउट किया दिस पर्टिकुलर सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद देखेंगे वन मेजर इंसिडेंट वाज SSF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑक्यूपाइड हाइट इन चुशुल सेक्टर। चुशुल सेक्टर में जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया था, ब्लैक टॉप जो हाइट हमने वहाँ पे गेन की, वहाँ से हमने टैक्टिकल एडवांटेज वहाँ पे हमने गैदर किया, ठीक है। सो एट दिस पर्टिकुलर हाइट ब्लैक टॉप से वी कुड सी डायरेक्टली द मोल्दो गैरिजन ऑफ PLA, चाइना की आर्मी का हम डायरेक्टली गैरिजन उस हाइट से हम देख सकते थे। वो हमारी बिल्कुल लाइन ऑफ साइट पे था, हमारे एम पे था, ठीक है। वहाँ से हम कुछ भी शॉट डाउन करके, मोटार का यूज़ करके, कोई भी एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, तो राइफल्स, बहुत सारी चीज़ें वो डायरेक्टली हमारे क्या था, रेंज में था। उसने हमको क्या दिया, एक बार्गेनिंग चिप दी हमको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 के अंडर हुआ था। आई थिंक आप सभी न्यू कमर्स हैं, 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले शायद आप इतना करंट अफेयर्स में वो नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है 2017 में क्या हुआ था। 2017 में जब चाइना वॉज बिल्डिंग रोड नियर टू दिस ट्राइलेटर जंक्शन बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना, उसको एक चुंगी वैली बोलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ तक चाइना जो है रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, इंडिया टुक अ स्टांस, वहाँ पे टाइमली एक्शन दिया और चाइना का जो रोड बनाने का जो प्रोग्राम था उस कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे होल्ड किया गया, ठीक है। तो ये है टाइमली एक्शन। उसके बाद 1971 वॉर को देखिए, वहाँ पे क्या इंडिया ने वहाँ पे टाइमली एक्शन लिया, ठीक है, कि 90,000 वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान के हमने अपने अंडर लिए, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री वी हैव। 1999 कारगिल वॉर की बात कर सकते हैं आप यहाँ पे, कैसे इंडियन आर्मी ने स्विफ्ट एक्शन कैरिड आउट किया, टाइमली एक्शन, ठीक है, स्विफ्ट एक्शन।
नॉट ओनली इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द पर्टिकुलर वार, वहाँ पे आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है अंडर ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है, सफ़ेद सागर ऑपरेशन आप देखेंगे तो वहाँ पे तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस की बात हो रही है, ना कि सिर्फ इंडियन आर्मी की, ना कि सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, ठीक है। कारगिल वॉर के अंदर सफ़ेद सागर ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, जो की हाइट्स पे जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए थे उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करके उनको वहाँ से खदेड़ के बहुत ही अच्छा इंडिया को एक क्या दिया है, एक इंडियन आर्मी को एक काम करने का एक प्लेटफॉर्म दिया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन मेघदूत, आई थिंक सबको पता है, तो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे टाइमली एक्शन लिया है, ठीक है। क्या टाइमली एक्शन लिया है ऑपरेशन मेघदूत जब हमने चलाया वहाँ पे 1984 में, आई थिंक सबको पता था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान ने वहाँ पे थोड़ा सा अपनी ऑटोनॉमी दिखानी शुरू कर दी थी, ठीक है। उसको एक्वायर करना, उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे पेट्रोलिंग उनकी बढ़ गई थी, वहाँ पे पेट्रोलिंग करते वक्त उनकी जो बोटल्स होती हैं, सिगरेट बर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के मिलने लगी और हमें यह पता चला कि पाकिस्तान आर्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट जो है, जो कि माउंटेन वारफेयर के लिए, मतलब हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए जो क्लोथिंग की ज़रूरत होती है, जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है, जिन गियर्स की ज़रूरत होती है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर किसी यूरोपियन कंट्री से मांगा था। तो वो इंटेलिजेंस इंडिया के पास आती है, तो उस टाइम पे बाय दिस इंटेलिजेंस जब इंडिया के पास आती है तो इंडियन आर्मी डिसाइडेड टू कैरी आउट है ऑपरेशन मेघदूत। 1984 को होता है, क्योंकि काराकोरम पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काराकोरम पास चाइना और पाकिस्तान को डायरेक्टली इंटरकनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत कैरिड आउट किया 1984 में। तो अगर वो टाइमली एक्शन नहीं होता तो आज आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन हो सकती थी, राइट। ये थी टाइमली एक्शन की बात। बहुत सारी हो सकती है टाइमली एक्शन की बात, ना सिर्फ ये, तो कुछ कहीं पे हमें लिमिट करना पड़ेगा। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है न्यूज़पेपर में रही है वो सिर्फ मैंने डिस्कस किया, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी थी। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और चीज़ें लिखी हैं इसमें, प्लीज़ कमेंट डाउन, हम उसमें अपना रिव्यू देंगे कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं, इसके लिए रेलिवेंट था या नहीं। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी आप लिख के आए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, कि आपको ये लगता है कि मैंने इसमें ये चीज़ें इसमें डाली हैं, वो चीज़ें इसमें डाली हैं, क्या ये ठीक होगी नहीं होगी, प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। हम वहाँ से आपका वी विल ऑल्सो रिप्लाई, राइट। तो अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अभी आपको पता है बहुत ही बड़े लेवल पे इंडियन आर्मी और जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, दे वर डिस्कसिंग ऑन सर्टेन थिंग्स। क्या हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ज़रूरत है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस भी बनाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाती है, इंटीग्रेटेडनेस की बात कर रही है अब इंडिया, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, ठीक है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की। इसके साथ ही देखें एक माउंटेन स्ट्राइक कोप, around 60,000 soldiers will be along the line of actual control with the China। तो ये बहुत ही ज़्यादा माउंटेन स्ट्राइक कोप की, आई थिंक ये 2012 और 10 के दौरान ये सोचा गया था इस आइडिया को कि एक हमें डेडिकेटेड माउंटेन स्ट्राइक कोप चाहिए जो हमेशा उस एरिया में हाई एल्टीट्यूड पे इस तरह से, मतलब क्लाइमेट के साथ एक्यूमुलेटाइज हो और वारफेयर, माउंटेन वारफेयर के लिए उनके पास सारी कैपेबिलिटी हो। ये सभी चीज़ें हमने वहाँ पे कंसीव की थी। तो माउंटेन स्ट्राइक कोप का काम चला हुआ है, शायद ये आने वाले कुछ ही साल में ये बनके तैयार भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। क्या है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन आप देखिए, आई विल नरेट इंसिडेंट विद यू। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ठीक है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। पार्लियामेंट अटैक होने के बाद इंडियन जो उस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे कि प्लीज़, और उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ही ऐसा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बन गया था कि अब तो पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है। तो क्या हुआ, बहुत सारी मोबिलाइजेशन हुई, हमारे ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन हुई, वेपन्स की मोबिलाइजेशन हुई, हमारे टैंक्स की, आर्मर डिवीज़न, बहुत सारी चीज़ें हमने मोबिलाइज करके पाकिस्तान बॉर्डर पे हमने लगा दिया, ठीक है। उसको मोबिलाइजेशन करने में हमारा 1-1.5 महीना 2 महीने वैसे ही लग गए, इतना भारी भरकम सामान हमने वहाँ तक पहुँचाने तक, ठीक है। तो ये हमने देखा उसके बाद कि अगर इसको हम बोलते हैं हॉट स्टार्ट, दिस इज़ अ हॉट स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जो आफ्टर दिस पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ। उस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन पराक्रम, ठीक है। दैट वाज ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम से हमने क्या सीखा कि
अगर हम 1.5 या 2 महीने का टाइम लेते हैं इतने हैवी लॉजिस्टिक को वहाँ तक पहुँचाने तक, ठीक है, तो इट डजेंट मेक अस एनी सेंस। दुश्मन को पता चल जाएगा, एनिमी को पता चल जाएगा, दे मे बी अवेयर, स्ट्रेटजी कहाँ रहेगी, ठीक है, उसमें वो एंगल कहाँ रहेगा, सरप्राइजिंग एलिमेंट विल बी नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है, सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं रहेगा तो एनिमी को पता चल जाएगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे गलवान वैली में सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था, इंडिया की लॉजिस्टिक, इतनी अच्छी लॉजिस्टिक है, इंडिया की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी इंडिया ने डेवलप की, एयरक्राफ्ट के थ्रू, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प से हमने वहाँ पे टैंक्स को पहुँचा दिया, ठीक है, टैंक्स आप देखेंगे, UAVs वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने स्ट्रेटेजिक हाइट अटेन की, तो वो क्या है, हमारी स्विफ्टनेस दिखाता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट। लेकिन जो हमने देखा हॉट स्टार्ट ऑपरेशन पराक्रम के बाद हमने सोचा, जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और बहुत सारी समिट हुई, इनके बीच में डिस्कशन हुए, तो उन्होंने बोला वी नीड अ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड एक वहाँ पे कुछ ना कुछ बटालियन या फिर एक कोर इस तरह से रखें कि विद इन डेज, 1 या 2 दिन के में ही दे कैन कैरिड आउट सम ऑपरेशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। अब ये बात पता चल गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने देखा कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया ने अप्लाई कर लिया है, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए टैक्टिकल न्यूक्स। तो टैक्टिकल वेपन्स उन्होंने बोला कि एक लो ग्रेड का हमें क्या चाहिए, एक न्यूक्लियर वेपन जो कि कुछ 1 किलोमीटर तक ही उसका कुछ इफेक्ट हो, ठीक है, तो उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्स की हमेशा वो बात करते हैं कि दे हैव द टैक्टिकल न्यूक्स इफ इंडिया एवर ट्राई टू कम इनटू पाकिस्तान, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इट्स अ स्ट्रेटजी, जो इंडिया ने स्ट्रेटजी हमें बाद में फॉलो की है, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यहाँ से आप सोच सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, आई थिंक सबको पता होगा, आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, क्या है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। CDS बिपिन रावत जी का ये एक ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है, सो CDS जनरल बिपिन रावत, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होना चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इसका मतलब है कि अगर आपको एक ऑपरेशन कैरिड आउट करना है तो आपके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको एयरफोर्स की हेल्प चाहिएगी, आपको शायद अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं तो आपको इंडियन आर्मी चाहिएगी, और अगर आप कोस्टल एरियाज़ में तो आपको इंडियन नेवी भी चाहिएगी, ठीक है, सभी तीनों चीज़ों का कल्मिनेशन चाहिएगा। डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन क्या है, टास्क क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या चाहिए, मैन पावर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बोलते हैं कि ये पहले से ही तैयार होगा, ये बैटल ग्रुप, उसमें ये नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक लीडर होगा, उस लीडर को असाइन कर दी जाएंगी सभी ये चीज़ें। एयरफोर्स को वो डायरेक्शन दे सकता है, एयरफोर्स को कमांड कर सकता है, वो इंडियन आर्मी को कमांड कर सकते हैं, नेवी को कमांड कर सकता है, तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार कमांड को, थिएटर कमांड को, इसको बोलते हैं, इसको एक वो बोलते हैं, डू इंडिया हैव अ वन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर है ना इंडिया के पास, कौन सा, विक्रांत। तो विक्रांत क्या है, अगर इन केस ऑफ एनी हॉस्टिलिटी और ये सभी देखेंगे तो हाँ वो सिंकेबल है, अगर उस पर आप फायर करते हैं, वेपन का यूज़ करते हैं तो एयरक्राफ्ट वो डूब भी सकता है। लेकिन अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड जो है दैट इज कॉल्ड एज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसकी जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको थिएटर कमांड बनाने की कोशिश हो रही है और बन भी गया है, पहला थिएटर कमांड वही बना है। क्यों? क्योंकि वो मलक्का स्टेट के पास है, ठीक है, मलक्का स्टेट से अराउंड चाइना का 70% ऑफ द ट्रेड वहीं से होता है, ठीक है, उनकी ऑयल सप्लाईज जो आपकी मिडल ईस्ट से आती है वहीं से, सो दैट इज़ अ चोक पॉइंट, इसीलिए हम अंडमान निकोबार को डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब इन सभी चीज़ों को आप कल्मिनेट करके कैसे एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं होता, कैसे इस ऐसे को लिख सकते थे, अगर मैं होता तो आई वुड हैव रिटन दिस ऑल दिस थिंग्स। टाइमली एक्शन वाला मैं चीज़ इंट्रोडक्शन में लिखता कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने डाली है, SSF ने कैसे ब्लैक टॉप को ऑक्यूपाइड किया, ढोकलाम स्टैंड ऑफ पे हमने कैसे स्टांस लिया, 1971 वॉर की बात कर सकता था, इसमें से कुछ भी, कारगिल वॉर की, ऑपरेशन मेघदूत में हमने टाइमली एक्शन कैसे लिया, ठीक है। उसके बाद मैं
इस पर्टिकुलर ऐसे को ज़्यादा एक्सपेंड करता। तो मैं बात करता यहाँ पे अंडमान निकोबार थिएटर कमांड की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात करता, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की बात करता, ठीक है। मैं बोलता कि अभी इंडिया डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, नहीं है इंडिया के पास। वी नीड, अगर मैं इसका कंक्लूजन करता तो इंडिया नीड अ डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हम यूज़ करते हैं। अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, इसको रिव्यू करने की बात हो रही है, ठीक है। वी नीड अ क्रेडिबल डेटरेंस टू क्रिएट अ क्रेडिबल डेटरेंस, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस टर्म। क्रेडिबल डेटरेंस क्या होता है, ठीक है। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, दे एंश्योर्स अ क्रेडिबल डेटरेंस, के उसके अगेंस्ट अगर कोई एग्रेसिव पार्टी है कभी भी वो अटैक नहीं करेगी, बिकॉज दे हैव द न्यूक्स, ठीक है। तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है उसमें, तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अगर दोनों ही, अगर जो हारने वाली पार्टी है उसको लगा कि हम हार जाएंगे, तो दे विल यूज़ द न्यूक्स। तो जो अपोजिट पार्टी है, अग्रेसिव पार्टी है, तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ दे विल बी यूजिंग न्यूक्स, तो लेट प्ले ऑन अ वेरी लो थ्रेशोल्ड। तो लो थ्रेशोल्ड पे हम वॉर कर सकते हैं, बहुत ही बिग थ्रेशोल्ड पे हम काम नहीं करेंगे, हाई थ्रेशोल्ड पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो इसके बाद ही हम बात कर सकते, दीज आर द सम सर्टेन न्यूज़ कटिंग्स कि इंडियन आर्मी हैज़ न्यू स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हम प्यूनिटिव डेटरेंस की बात कर रहे हैं, और चाइना के अगेंस्ट क्रेडिबल डेटरेंस की। उसके बाद देखेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ए सीक्रेटिव इंडियन यूनिट इन न्यूज़ आफ्टर लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपने ढोकलाम, जो मैंने डिस्कस किया था कि 2017 के अंदर ये वाली जो पोजीशन है, ये ढोकलाम इशू बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आई थिंक उस टाइम पे ये 80 दिन का स्टैंड ऑफ था इंडिया और इसके बीच, चाइना के बीच, ये वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है। उसके बाद तो गलवान वैली वाली, तो ये अभी कई साल और चलेगा मुझे ऐसे लगता है। तो दिस इज़ द गलवान वैली इंसिडेंट। उसके बाद देखिए, दिस इज़ द गलवान वैली इंसिडेंट, हॉट स्प्रिंग गोगरा, और ये है आपका ऑपरेशन मेघदूत जहाँ पे कैरिड आउट किया था सियाचिन ग्लेशियर में। सो दिस इज़ अ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और दिस इज़ अ कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, और दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इफ़ यू वांट टू PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, ठीक है। वहाँ से आप पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर PDF को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ CAPF पेपर 2। इफ़ यू वांट टू एनरोल, हमने अभी लेटेस्ट ही पेपर 2 का जो बैच है लॉन्च किया है। सो पेपर 2 हमने काफ़ी इसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए हेल्प की है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो थैंक यू।